राकेश पाठक सर, ये सीआईएसएफ को लेके जिस तरीके की चर्चा शुरू हुई है, पहली चीज नेता प्रतिपक्ष ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद और अब आज जिस तरीके का हरिवंश जिस तरीके से उसको बता रहे थे कि नहीं नहीं सीआईएसएफ नहीं वो मार्शल, क्या कोई भी जो अधिकारी वहां पर पहुंचेगा, और ये कोई केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं कहा है, साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से वहां पर महिला सांसदों को पुरुष सुरक्षाकर्मी की तरफ से, पुरुष जवानों की तरफ से रोका गया। ये बात पब्लिक डोमेन में है, तमाम टीवी चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने कही है। सवाल ये है सर कि क्या सीआईएसएफ के जवानों को भी मार्शल के तौर पे काउंट किया जाना चाहिए, जैसा आज जेपी नड्डा बता रहे थे, जैसा हरिवंश जी बता रहे थे, और या फिर विपक्ष के नेताओं को आतंकवादी मान लिया जाए, देश भी मान ले, राज्यसभा सदन तो मान ही लिया होगा। देखिए रामप्रकाश जी, अगर ये सत्ता इस पर उतारू हो ही गई कि इस देश में उनके सिवा बाकी सब आतंकवादी हैं, विपक्ष के चुने हुए सांसद भी आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले एक बात पर थोड़ा सा और खुलासा करने, आपने बीजेपी संसदीय दल की बैठक का जिक्र किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 240 लोग दिखाई देंगे, कम संख्या दिखाई दी, उससे भी बड़ी बात यह है कि आज तक नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता नहीं चुना है। मैं फिर दोहरा देता हूं अपनी इस बात को ताकि हमारे दर्शक ध्यान कर लें। जून 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो बैठक हुई पहली, वो एनडीए घटक दलों की, एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, उसमें नरेंद्र मोदी नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन वे जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीते हैं, उस पार्टी के चुने हुए सांसदों ने उन्हें अब तक अपना नेता नहीं चुना है। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता न चुना जाए, वो गठबंधन का नेता चुन लिया जाए, तो उसका नैतिक आधार तो कमजोर रहता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक न बुलाकर ये जो स्वागत सत्कार कराया गया, माला पहनवाई गई राजनाथ सिंह के हाथ से, उसके पीछे एक मंशा ये भी है। जहां तक सवाल सदन में सीआईएसएफ एक जो अर्धसैनिक बल है उसके जवानों की तैनाती का, ये अपने आप में संविधान का उल्लंघन है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 98 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अपने सचिवालय होंगे, इनके जो मुखिया होंगे वे कार्यकारी इसके प्रमुख होंगे, उसकी सुरक्षा के लिए भी उनके अपने लोग होंगे जिन्हें हम मार्शल कहते हैं। आजाद भारत में इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने, किसी सत्ता पक्ष ने ये नहीं किया कि जो संविधान में लिखा है उससे अलग जाकर दूसरे किसी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी। और इसकी तैयारी रामप्रकाश जी तब शुरू हो गई थी जब इस नए भवन में, नए संसद भवन में सदन लगने वाला था, जब सेंगोल आया था वहां पर राजाधिराज का, उससे पहले सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती हो गई। 4000 जवान तैनात हैं संसद की सुरक्षा के लिए। तो संसद की बाहरी सुरक्षा, संसद परिसर की सुरक्षा अलग बात है, सदन के भीतर वेल की सुरक्षा, जहां कामकाज होता है, देश भर के सांसद देश की चिंताओं पर बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, वहां कोई भी दूसरा सुरक्षा बल नहीं हो सकता। वहां सिर्फ मार्शल हो सकते हैं जो दोनों सदनों के सभापति के अधीन एक सुरक्षा बल। उन्हें जब चाहे तब सभापति बुला सकता है। कोई आपात स्थिति हो, कोई सदस्य सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई अराजकता पैदा कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, यद्यपि डिस्टर्ब की बजाय डिस्टर्ब शब्द ज्यादा सही है रामप्रकाश, जो खड़गे साहब ने भी कहा, बाधा पैदा करना। अरुण जेटली कहा ही करते थे कि सदन न चलने देना भी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। सुषमा स्वराज जी भी यही कहा करती। तो जब कभी ऐसी नौबत आए कि सदन सचमुच में न चल पा रहा हो, किसी तरह का कोई आपस में मारपीट हो रही होती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक फेंक फेंक मारे थे लोगों ने,
इस देश की तमाम विधानसभाओं में इस तरह की हिंसा हो चुकी है। उड़ीसा की विधानसभा में तो हमला कर दिया था बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, विधानसभा के अंदर घुस गए थे, विधायक लोग घायल हुए थे, तब मार्शल की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से ये सरकार सदन के भीतर वेल में बावर्दी जवानों को घुमा रही है, एक तरह से वो विपक्ष को डराने की कोशिश है। यद्यपि ये लोग भूल रहे हैं कि विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। इस वक्त विपक्ष में जितने लोग, जितनी पार्टियां, जितने नेता हों हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या टीएमसी के सांसद, जितने लोग भी हैं, वे सारे लोग इस सरकार से डरते नहीं हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह के सवालों पर बात हो, एसआईआर पर बात हो, ऑपरेशन सिंदूर पर नाकामी सरकार की सामने आए। सिर्फ 2 दिन की बातचीत हुई है सदन में इस सत्र में, 2 सप्ताह पूरे हो गए, दूसरा सप्ताह चल रहा है। लेकिन सदन किस तरह चल रहा है, सरकार, सत्ता पक्ष खुद किस तरह डिसरप्ट कर रहे हैं, कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, व्यवधान डाल रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो देश देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सरकार धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जितने अंग हैं, जितने स्तंभ हैं, उन सब को नष्ट करने पर उतारू है। मीडिया खत्म हो चुका है, कार्यपालिका की हैसियत नहीं है कि किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ कर सके। न्यायपालिका में किस तरह इस समय कामकाज चल रहा है उसका उदाहरण हमने देख लिया कल, और आज भी देख लिया। 14वीं बार गुरमीत राम रहीम बाहर आ गया है जेल से। तो अब एक अंतिम स्तंभ बचा है, जो हमारी विधायिका है। संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे ऊंचा पायदान है, उसे भी अब सरकार अपने तरीके से चलाना चाहती है, उसे हाँकना चाहती है सरकार। और दोनों सदनों के सभापति शूटर बनकर काम कर रहे हैं सरकार के। जैसे मुंबईया अपराध जगत में शूटर होते हैं, इसी तरह सरकार के शूटर हैं दोनों सदनों के सभापति, जो इस समय कार्यवाहक हैं उच्च सदन में, या इससे पहले जो पूर्णकालिक थे, महामहिम उपराष्ट्रपति, और लोकसभा के सभापति का तो आपको हाल मालूम ही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करना चाहती है, और वो किसी भी स्तर तक जा सकती है। 1933 के बाद के जर्मनी को याद कर लीजिए। हिटलर ने अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए संसद भवन में आग लगवा दी, उसको रीस्टैक फायर कहते हैं। बड़ी संदिग्ध घटना थी पूरी, मैंने विस्तार से उस पर एक बार सीरीज लिखी थी। तो कुल मिलाकर अब इस देश में ये सरकार कुछ भी कर सकती है। किसी दिन ये सीआईएसएफ के जवान चहलकदमी करते हुए विपक्ष के लोगों की बेंचों तक पहुंच सकते हैं, किसी के गिरेबान में हाथ डाल सकते हैं, किसी की कलाई मरोड़ सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि महिला सांसदों तक को रोकने का काम पुरुष जवान कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जी।